हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्या हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान में, क्यों नहीं टिकता लोकतंत्र। बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, बांग्लादेश क्राइसिस लेटेस्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा और सोच रहे हो भैया क्या रीज़न है, तो भैया रेडिकलाइजेशन। उनके लिए अपना धर्म सबसे महान, दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं, उनके भगवानों को और उन लोगों को आदर सत्कार से प्यार से रहना दूसरों के साथ नहीं आता इन लोगों को। इस वजह से कट्टरपंथी सोच। तो चलो शुरू करें। दोस्तों, 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां की इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना दिया गया, मगर अब भी वहां हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। शेख हसीना पर कत्ल के मुकदमे कर दिए गए हैं। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की कस्टडी मांग रहा है, मगर वहां अगले चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता। वहां चुनी हुई सरकार आएगी भी या नहीं, क्या वहां फिर से कोई फौजी तानाशाह राज करेगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के पड़ोस में अगर आप नजर घुमाकर देखें तो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक सबके हालत बुरे हैं। पाकिस्तान तो जब से बना है वहां आधे टाइम फौज का ही राज रहा। आज जिस शाहबाज शरीफ की सरकार है वो भी अपनी जीभ से पाकिस्तानी फौज के जूते चमकाकर ही पीएम बने हुए। श्रीलंका में 2 साल पहले जब वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का था तो उन्हें भी उस वक्त देश छोड़कर दूसरे गोले पर जाना पड़ा। और म्यांमार में आंग सान सू की 2020 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वहां की सेना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनकी सरकार भंग करके उन्हें जेल में डाल दिया। हैरानी है कि भारत के मुकाबले ये देश बहुत छोटे हैं। इन देशों में भारत जैसी डाइवर्सिटी भी नहीं है। न वहाँ इतने धर्म हैं, न जाति, न ही स्टेट और न ही इतनी भाषाएं बोली जाती। फिर भी इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। और पुरानी गर्लफ्रेंड की याद की तरह अगर भूले भटके डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। अभी बांग्लादेश का मामला गर्म है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान और म्यांमार में मिलिट्री रूल की सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या रीजंस है कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में आज तक कभी मिलिट्री रूल की नौबत नहीं आई। साथ ही साथ हम उन लोगों की पोल भी खोलेंगे जो हर दिन अपने वीडियोस में भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़कर आपको ये बताते हैं कि कुछ लोग इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं याद दिला देता हूँ आपको कि थोड़े टाइम पहले अपन ने एक ऐप की बात की थी जहां कुछ ही टाइम निकाल कर हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फिर से याद दिलाता हूँ। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं बिनोमो के बारे में। आपको जानकर खुशी होगी कि एक चार्ट देखकर ट्रेड अप या डाउन करके आप अपने ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके लिए हमने सबसे पहले बिनोमो पे रजिस्टर किया जो सिर्फ 15 सेकंड में हो गया और फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया। रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। आप बस मेरे साथ रिपीट करना। ये देखो, 1 मिनट के अंदर हमने अमाउंट कमा लिया और अब इसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। बिनोमो VIP बनने का तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। मैं आपको 2 फायदे बताता हूँ। हर हफ्ते तुम्हें तुम्हारे लॉसेस का 10% अमाउंट कैशबैक में मिल जाएगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। और दूसरा फायदा, ट्रेडिंग के रिस्क को कम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फ्री इंश्योरेंस प्रोग्राम मिलता है। अगर आपका बैलेंस 0 हो जाए तो बिनोमो आपको इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट रियल या बोनस फंड्स के तौर पर देगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से उस पर क्लिक करो और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में आगे आओ। तो दोस्तों, बात यह है कि 1971 में वजूद में आने के बाद से बांग्लादेश का पूरा इतिहास नालायकी, बेशर्मी, एहसान फरामोशी और हिंसा से भरा हुआ है। 1971 में पाकिस्तान से आजादी लेने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नई सरकार के मुखिया बने। 1972 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस देश के बुरे हाल देखिए। जिन मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, जो महात्मा गांधी की तरह बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन होने चाहिए थे, वहां की आर्मी ने 15 अगस्त 1975 को उन्हीं मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 8 मेंबर्स को गोलियों से गोल डाला। इसके बाद बांग्लादेशी आर्मी के मेजर जनरल जियाउर रहमान तख्ता पलट करके खुद देश के मुखिया बन गए। अगले 6 सालों तक अपने कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के बाद जनरल जियाउर रहमान भी कत्ल कर दिए गए। उसके बाद 1982 से लेकर 1990 तक एक और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को तबाह करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर हमारे प्यारे दर्शक गौर करें कि 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के अगले 19 सालों तक बांग्लादेश की फौज अपने हाथ से ताकत छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जो 71 से पहले जब पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रही थी तब इन्हें शिकायत थी कि वहां की फौज हमें पेलती है।
फिर भारत की मदद से ये लोग 71 में पाकिस्तान से आजाद हुए। फिर इनकी आर्मी ने ये तय किया कि अब तक पाकिस्तानी फौज हमारे लोगों को पेलती थी, अब हम खुद अपने लोगों को पेलेंगे। मतलब आम बांग्लादेशी 71 से पहले भी पेला जा रहा था और 71 के बाद भी पेला गया। पेलने वाले बदल गए मगर पिलाई बदस्तूर जारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। जिन मुजीबुर रहमान ने इन्हें आजादी दिलाई, इन्होंने उन्हीं का कत्ल कर दिया। फिर 1982 में मोहम्मद इरशाद ने अगले 9 सालों तक देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका उठा लिया। 1990 आते आते जब मोहम्मद इरशाद ने जुल्म की इंतहा कर दी तो उनसे लड़ने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना साथ आ गई। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो शेख हसीना और खालिदा जिया मिलिट्री रूल के खिलाफ 90 में साथ आई, उसके बाद 90 से लेकर आज तक ये दोनों आपस में जूतम पैजार कर रही हैं। 90 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो विपक्ष दबा रही हैं। जब शेख हसीना पीएम बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो खालिदा जिया की मैगी खा जाती है। खालिदा की पार्टी पर इल्जाम लगा कि उन लोगों ने शेख हसीना को मरवाने की कई कोशिशें की। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने खालिदा जिया को जेल में डाल दिया था, और आज शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई तो पहली फुर्सत में उन पर भी कत्ल के इल्जाम लगा दिए गए। मतलब छोटा सा देश है, इत्तू सा, मजहब के नाम पर वहां 90% मुसलमान है, फिर भी आजादी के 50 सालों बाद आज तक ये बर्बाद चल रहा है। खेलों के नाम पर बांग्लादेश की पहचान ये है कि उनकी टीम को क्रिकेट खेलना नहीं आता। कल्चर के नाम पर उनकी पहचान ये है कि वो हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज पर हमले करना जानते हैं। बाकी देशों में जहां देश के बीच गंदगी होती है, बांग्लादेश अकेला ऐसा देश है जहां गंदगी के बीच में देश है। हमने तो कई वीडियोस देखी थी जिसमें फिर भी आप इन लोगों की अकड़ देख लीजिए। एटीट्यूड तो है बंगाल टाइगर वाला, लेकिन औकात टेडी बियर वाले टाइगर की भी नहीं है। जैसे आपके अच्छे घर के आसपास अगर कोई झुग्गी बना ले तो आपके मकान की कीमत गिर जाती है। हम भारतीय बगल में बांग्लादेश जैसा पड़ोसी पाकर यही फील करते हैं। मगर अफसोस, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब तो इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए योगी जी के बुलडोजर का ही सहारा है कि नहीं? और पड़ोसियों के मामले में भारत की किस्मत ऐसी है ना बॉस, कि अगर इसके ईस्ट में बांग्लादेश जैसा नालायक पड़ोसी है तो उसके वेस्ट में पाकिस्तान जैसा फटीचर देश है। बांग्लादेश में आज डेमोक्रेसी को लेकर जो परहेज दिखता है, वहां की फौज ने जो तानाशाही का शौक पाला है, वो उन्होंने अपने पुराने बाप पाकिस्तान से ही सीखा है। 1947 में वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। सही सुना आपने, मैंने पाकिस्तान ही बोला है। भारत के साथ आजाद हुए पाकिस्तान में 35 सालों तक सेना का ही राज रहा, और इस बीच जो सरकारें आई भी तो उन सरकारों के मुखिया को पाकिस्तानी सेना प्रमुखों के कच्छे धोकर अपना पद बचाना पड़ा है। भाई साहब, सही बता रहा हूं। और तो और पाकिस्तान के इतिहास में आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली सबसे ज्यादा 4 साल 2 महीने तक पीएम रहे थे, मगर उस वक्त उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी ने उनका जीवन काल पूरा कर दिया और 1951 में उनकी हत्या कर दी गई। 1958 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री सिकंदर मिर्जा ने वहां की सरकार को भंग करके मार्शल लॉ लागू करके देश की कमान आर्मी चीफ अयूब खान को दे दी, और अयूब खान ने पहली फुर्सत में अपने राष्ट्रपति का ही गेम बजा डाला। अयूब खान एक बार सरकार के चीफ बने तो उन्हें ऐसा चस्का लगा कि वो 11 सालों तक यानी 1969 तक पाकिस्तान के मुखिया बने रहे। और ऐसा नहीं था कि 1969 आते आते उनका इस संसार से दिल उठ गया, मोह भंग हो गया और वो हिमालय चले गए। उन्हें भी जूते मारकर ही इस पद से हटाया गया। उनके जाते ही एक और फौजी याया खान ने पाकिस्तान घोड़ी की कमान अपने हाथ में ले ली। इस भले आदमी ने सोचा कि पाकिस्तान को आजाद हुए 23 साल हो गए, चलो अब तो इलेक्शन करवा लेते हैं। मगर जैसे ही 70 में इलेक्शन हुए तो जानते हैं क्या हुआ? 70 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के मुजीबुर रहमान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। उन्हें देश का अगला पीएम बनना था, मगर पाकिस्तानी फौज में बैठे पंजाबियों को यह कबूल नहीं हुआ कि एक बंगाली हम पर हुकूमत करे। बस इसी बात पर उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में कलेश हुआ। और जैसे बच्चों में कलेश ज्यादा होता है तो क्या होता है, माँ बाप बीच में आकर सुलह करवा देते हैं ना। उसी तरह जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा कलेश हुआ तो इन दोनों के बाप हिंदुस्तान ने कहा कि बच्चों तुम लोग लड़ो मत, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे 2-2 देश बना देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों को यह हक है कि वो अपने बूते पर एक मुल्क बर्बाद करें, तो पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को भी बर्बाद करने के लिए एक मुल्क मिलना चाहिए, है कि नहीं?
बस तभी भारत ने पूर्वी बंगाल के बंगालियों को बर्बाद करने के लिए एक देश दे दिया। और जैसे छोटे बच्चे खिलौना लेकर उससे खेलते भी हैं और उसे तोड़ते भी हैं, सेम उसी तरीके से अपने अपने वजूद में आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने अपने मुल्कों को खिलौना मानकर उससे खेलने लगे और उसे लगातार तोड़ने लगे और अभी तक तोड़ ही रहे हैं। दिमाग में ऊपर भरा हुआ है कूड़ा। पर वह एक है, देखो दुख की बात यह है कि इतने नाशुक्रे हैं, इतने नाशुक्रे कि हिस्ट्री, हाँ बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले तो पहले से ही थे, बांग्लादेश वाले भी, कि जिस देश ने तुम्हारी हेल्प की थी तुम वही भूल गए और उनके साथ दुश्मनी कर रहे हो। क्यों? देखिए ऐसा लगता है कि उनके किसी बुक्स में ठीक लिखा हुआ है, मगर जनता इतनी ब्लाइंड हो चुकी है कि वो उसको मानती नहीं है। पढ़ी लिखी जनता कम है, कुछ लोगों ने एक आध बुक दिखाई थी, उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ था कि यस इंडिया ने हेल्प की है, मुक्ति वाहिनी की, उसके बाद आगे बढ़े, मगर लोगों ने ज़्यादा उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे रिलीजियस आप कह सकते हैं कट्टरता आ रही है, जिस तरीके से वो हार्डकोर बन रहे हैं, रिलीजन में डूब रहे हैं, वैसे उनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उनकी सोच बिल्कुल पाकिस्तान से मिलने लग गई है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। अब उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, डूबने लग गई है और अब जो है बस यही सब होगा, मिलिट्री को होंगे, कोई आएगा, पता नहीं कब इलेक्शन होते हैं नहीं होते, बस यही सब अब चलेगा इस देश में। क्यों? आप सोचिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि रिलीजन में जब शेख रिलीजन का थॉट लेके आते हैं पूरी कंट्री में, तो वो कंट्री ऐसे ही बन जाती है। नहीं, और साथ में शेख हसीना के टाइम भी कई बारी उसकी शेख हसीना की बातें सुन के या वहाँ पे उसके नीचे जो ऑफिशियल्स थे दूसरे, उनको सुन के लगता था कि वो compete कर रहे हैं इंडिया से, और उनकी पूरी कोशिश है कि हम भारत से आगे हों या भारत को पीछे कर दें। उनकी कई ऐसी चीज़ें थी जब वो बात करते थे मीडिया से या कुछ, तो मैं देख के इतनी हैरान होती थी। एक तो तुम्हें भारत हेल्प इतनी कर रहा है और तुम कोशिश कर रहे हो कि हम भारत को पीछे करके भारत से आगे निकलें, तब मुझे बड़ा फील होता था। पर एनीवे, अगर ठीक डिसीजंस नहीं लेंगे, अपने देश के लोगों को ठीक पढ़ाई लिखाई नहीं देंगे, समझदार नहीं बनाएंगे और इस टाइप से रिलीजन में डुबा देंगे, तो नतीजा तो पाकिस्तान जैसा होएगा ही और होना भी चाहिए। तो चलो यार, आप भी बताना अगर कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ शेख हसीना के बारे में पता चले, क्या डिसाइड हुआ, कहाँ जा रही है, क्या इंडिया में ही रहेगी या आगे कुछ पता चला हो। इलेक्शंस कब हो रहे हैं, क्या वो इलेक्शंस के लिए जाएगी वापस बांग्लादेश की, नहीं, क्या चल रहा है अब। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।